लोकसभा में कल पेश होगा दिल्ली अध्यादेश संशोधन विधेयक। अमित शाह करेंगे पेश। मणिपुर मामले पर संसद में सोमवार को भी जारी रहा गतिरोध। सत्ता पक्ष ने कहा विपक्ष मुद्दे पर बहा रहा है घड़ियाली आंसू। हंगामे के बीच लोकसभा से चलचित्र संशोधन सहित कुल 3 विधेयक हुए पारित। मणिपुर के वायरल वीडियो और बदसलूकी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई। पीड़ित महिलाओं ने की एसआईटी गठित कर जांच कराने की मांग। सीजेआई ने इंसाफ सुनिश्चित करने वाली व्यवस्था बनने की कही बात। प्रधानमंत्री कल पुणे में मेट्रो को दिखाएंगे हरी झंडी। नगर विकास और आवास की विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री को दिया जाएगा लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। हरियाणा वेमात क्षेत्र में धार्मिक यात्रा को लेकर 2 समुदायों के बीच बवाल। 2 होमगार्ड की हुई मौत। नूह इलाके में 2 अगस्त तक इंटरनेट सर्विस बर्खास्त। गुरुग्राम सहित आसपास के जिलों में धारा 144 लागू। मुख्यमंत्री ने की शांति बनाए रखने की अपील। राजस्थान की कानून व्यवस्था पर फिर उठे सवाल। भीलवाड़ा में एक छात्रा के साथ अभद्रता के बाद तनाव की स्थिति। राज्य की बिगड़ती व्यवस्थाओं और जंगल राज के खिलाफ भाजपा कल जयपुर में करेगी सचिवालय का घेराव। और जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू परिवार पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की अटैच। मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले ही दाखिल हो चुकी है चार्जशीट। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। संसद के मॉनसून सत्र में संसद के दोनों सदनों में मणिपुर के मुद्दे पर गतिरोध बरकरार है। विपक्ष प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहा है, जबकि सत्ता पक्ष सदन में चर्चा को तैयार है। राज्यसभा में आज पीयूष गोयल ने कह दिया कि दोपहर 2 बजे ही मणिपुर पर चर्चा शुरू हो। विपक्ष क्यों भाग रहा है? हालांकि 2 बजे के बाद भी शोर शराबा होता रहा और दोनों ही सदनों को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। मानसून सत्र के तीसरे हफ्ते में भी विपक्ष का हंगामा जारी है और संसद के दोनों ही सदनों में कार्रवाई बार बार बाधित हो रही है। सोमवार को राज्यसभा सभापति ने दोपहर 2 बजे सरकार द्वारा मणिपुर मुद्दे पर चर्चा कराए जाने की जानकारी विपक्ष को दी, लेकिन हंगामा फिर भी नहीं थमा। लगभग 20 सांसदों ने नियम 176 के तहत मणिपुर पर अल्पकालिक चर्चा कराए जाने की मांग की थी, लेकिन विपक्ष इस पर भी तैयार नहीं हुआ। नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, उन्हें आखिर किस बात का डर है? Reflective of their mentality. When the government is ready to discuss Manipur, when the government has already acceded to the sense of the House that there should be a discussion on Manipur, they have already spoiled, sir, 9 days, 9 important days of the House. 9 days, the country is watching that this debate could have happened on the first day itself. Government had agreed for it in the all-party meeting. This is the 9th or 10th day. Continuously all India party, they are giving notices to discuss it. इस बीच सदन में गतिरोध खत्म करने के लिए राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने अपने कक्ष में एक सर्वदलीय बैठक भी की, जिसमें नेता सदन पीयूष गोयल और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम दलों के सांसद मौजूद रहे।
लेकिन इसके बावजूद हंगामा जारी रहा। लोकसभा में भी यही हाल रहा, जहां बार बार आसन के आग्रह के बावजूद विपक्ष की नारेबाजी जारी रही, जिसके चलते प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि जब सदन चल रहा है तो विपक्ष चर्चा करने के बजाय सदन से बाहर बयानबाजी क्यों कर रहा है, इनकी असली मंशा क्या है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि विपक्ष चर्चा नहीं चाहता, बल्कि इस पर लगातार राजनीति कर रहा है। सदन में हम चर्चा करने के लिए जब तैयार है, जब सदन चल रहा है, तो बाहर जाके ऐसे स्टेटमेंट तो देख क्या है ना, जो बोलना है सदन में बोलने दो, जो उसको उस विषय पर जो उत्तर देना है, रिप्लाई देना है, चर्चा करना है, वो सब के लिए सरकार तैयार है। ये बार बार हम इन लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। जो विपक्ष आज तक मणिपुर के अलावा कुछ और बात करने के लिए तैयार नहीं, इस डिस्कशन में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है, हमें बहुत दुख लगता है कि ऑपोजिशन जो पिछले 8 दिन से लगातार मणिपुर के ऊपर चर्चा चाहती, आज मणिपुर के चर्चा जब शुरू हो रही है, साल भर में जितने पार्लियामेंट के सत्र चलते हैं, विपक्ष कोई ना कोई बहाना ढूंढता है कि सदन में ना आए, चर्चा का भाग ना बने, और वो केवल भागने का काम करते हैं, चर्चा में भाग नहीं लेते। वो चर्चा में रहने का काम करते हैं, चर्चा में भाग लेके अपनी बात नहीं रखते। ये साफ दिखता है कि चुनावी वर्ष में केवल और केवल राजनीति करने का काम कर रहे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को नहीं उठा रहे और सदन में अंदर आने के बजाय बाहर भागने का काम कर रहे हैं। दोपहर 2 बजे के बाद शोर शराबे के बीच ही कुछ विधायी कामकाज हो सका और चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 को संक्षिप्त चर्चा के बाद लोकसभा ने पारित कर दिया। राज्यसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। मणिपुर पर चर्चा की मांग और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को मंजूर दिए जाने के बावजूद विपक्ष अपने अड़ियल रवैये पर कायम है, जिससे संसद का काम लगातार बाधित हो रहा है। अनुज यादव और विकास सारथी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं संसद ने चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है। इससे न केवल पायरेसी पर पाबंदी लगेगी, बल्कि सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्मों को 10 साल की जगह स्थायी सर्टिफिकेट मिलेगा। फिल्मों को मिलने वाला यूए प्रमाण पत्र अब 3 आयु वर्ग श्रेणियों में होगा। संसद ने सोमवार को चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 को पारित कर दिया। राज्यसभा ने गुरुवार को विधेयक को मंजूरी दी थी। लोकसभा ने सोमवार को इसे चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया। विधेयक के जरिए चलचित्र अधिनियम 1952 में संशोधन किया जाएगा। विधेयक में फिल्मों को अब तक जो यूए प्रमाण पत्र दिया जाता है, उसे 3 आयु वर्ग श्रेणियों में रखने का प्रावधान है। The penalty of the offence under Section 51 of the Copyright Act 1957 is set out under the Section 67, which where a person infringing the copyright of the copyright holder of a film shall be punishable with imprisonment of a term which shall not be less than 6 months, but which may be extended to 3 years, and fine which shall not be less than 50,000 rupees may be extended up to 2 lakh rupees. डीडी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि चलचित्र संशोधन विधेयक से सिनेमा इंडस्ट्री में पारदर्शिता आएगी। 22,000 करोड़ रुपए का चूना प्रतिवर्ष पायरेसी के माध्यम से फिल्म इंडस्ट्री को लगाती है। उसको रोकने के लिए और अन्य संशोधन करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाने के लिए हमने सिनेमाटोग्राफ बिल 2023 पास किया है। इसके अंतर्गत एक तो सीबीएफसी के पास जो अधिकार है फिल्म को अनुमति देने के, उसको रिवीजन की पावर अब सरकार के पास नहीं रहेगी, हमने वो तय कर दिया है। फिल्म उद्योग लंबे समय से इस कानून में बदलाव की मांग कर रहा था। उद्योग जगत ने इसकी सराहना की है। आज जो ये बिल पास हुई है उसको एक क्राइम रिलेटेड माना जाएगा, उनके अगेंस्ट लीगली एक्शन लिया जाएगा। पायरेट जो पायरेसी करेगा फिल्मों की, ये बहुत बड़ा एक कदम है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बेनिफिट्स के लिए, हमारी इंडस्ट्री के बेनिफिट्स के लिए, ताकि नुकसान जो है जो प्रोड्यूसर्स आज तक उठाता रहा है वो अब नहीं उठाएगा। I take this opportunity to thank the government for this futuristic approach
this was recommended by sections of the entertainment industry for a long time, and I really thank the government. विधेयक में फिल्मों की अनाधिकृत रिकॉर्डिंग, प्रदर्शन और पायरेसी के जरिए इन्हें इंटरनेट पर दिखाने के खिलाफ प्रावधान किए गए हैं। पायरेसी के विरुद्ध विधेयक में 3 लाख रुपए के जुर्माने और अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 पारित होने पर फिल्म जगत के लोगों ने इसका स्वागत किया। एंटी पायरेसी लॉ पास हुआ है तो फिल्म वालों के लिए तो बहुत ही बधाई की बात है और हम सब लोगों के लिए बहुत बधाई की बात है और हम बहुत खुश हैं। इट्स अ ग्रेट न्यूज़ एंड माय कांग्रेचुलेशन टू इंडियन गवर्नमेंट एंड अनुराग ठाकुर जी और सबको, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी। अब इतना है कि कम से कम अब जो फिल्मों की चोरी करेगा, पायरेसी करेगा, अब उसको सजा होगी। फिल्म पायरेसी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा दर्द का विषय था और आज इस अमेंडमेंट के दौरान 3 साल की कैद और फिल्म के बजट का 5% का जुर्माना अच्छी घोषणा है। दूसरे अमेंडमेंट सेंसर सर्टिफिकेट के वैलिडिटी के बारे में, पहले 10 साल का था, अब परपेचुअल हो गया है, बहुत वेलकम मूव है और इंडिया के ऑडियंसेस जैसे ग्रो हो रहे हैं तो सर्टिफिकेशन का प्रोसेस को भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है और कैटेगरीज 7+, 13+, 16+ इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। टेलीविजन के लिए अलग सर्टिफिकेशन इंट्रोड्यूस कराया है। आई थिंक ऑल इन ऑल हम मोदी सरकार को ये अमेंडमेंट को पास कराने के लिए बधाई देते हैं। और उधर मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ बदसलूकी के वायरल वीडियो के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज दोनों पीड़ित महिलाओं की याचिका पर सुनवाई की। याचिका में इस मामले की सुनवाई से कराए जाने की मांग की गई है। साथ ही मुकदमे की सुनवाई मणिपुर और असम के अलावा किसी अन्य जगह पर कराए जाने की भी प्रार्थना की गई है। इस बीच केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि मामला सामने आने के बाद 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि ऐसी व्यवस्था बनाए जाने की जरूरत है जिसमें यौन शोषण की शिकार महिला को इंसाफ सुनिश्चित किया जा सके। SIT गठित करने के मुद्दे पर अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणि ने कहा है कि उन्हें इस मांग से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इस मामले की जटिलता को देखते हुए अपना रुख साफ करने के लिए और समय की जरूरत है। इससे पहले केंद्र ने हलफनामे में कहा था कि उसने राज्य सरकार की सहमति के बाद मामले की जांच CBI को सौंप दी है। केंद्र सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कल भी सुनवाई जारी रखेगा। और मणिपुर में फैली हिंसा में विदेश हाथ की आशंका से इनकार किया जा सकता है और मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह भी इसकी संभावना जता चुके हैं। जातीय झड़पों में बाहरी तत्वों का हाथ हो सकता है और ये पूर्व नियोजित प्रतीत होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मणिपुर हिंसा पर जारी वीडियो और संसद सत्र के शुरुआत की टाइमिंग पर सवाल किया और इसके पीछे किसी साजिश होने की आशंका जताई। मणिपुर की सीमाएं म्यांमार के साथ लगती हैं, चीन भी पास में है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने कल अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों के भारत में सक्रिय होने का जिक्र किया। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अलकायदा अपने क्षेत्रीय संगठन को भारतीय उपमहाद्वीप में मजबूत कर रहा है, जिससे कि वो जम्मू कश्मीर, बांग्लादेश और म्यांमार में अपने नापाक और खूनी इरादों को अंजाम दे सके। 2020 में आतंक पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भारत को लेकर एक बड़ा खुलासा किया गया। रिपोर्ट में केरल और कर्नाटक में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों की मौजूदगी की बात कही गई। साथ ही उनके आतंकी योजनाओं की संभावनाओं के बारे में भी बताया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, वैश्विक मंचों पर आतंक के खिलाफ भारत की तरफ से आवाज उठाते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के संबोधन में भी दुनिया को आतंक के खतरे और इससे जुड़े परिणामों के प्रति सचेत किया। उन्होंने मानवता की खातिर पूरी दुनिया को एकजुट होकर आतंकवाद के हर एक प्रारूप से लड़ने की जरूरत पर जोर दिया।
और राजस्थान की कानून व्यवस्था पर फिर से सवाल उठे हैं। भीलवाड़ा में एक छात्रा के साथ अभद्रता के बाद जमकर बवाल हुआ है। इस बीच बीजेपी ने फिर से गहलोत सरकार पर हमला बोला और कहा कि 24 घंटे के अंदर राजस्थान में कानून व्यवस्था से जुड़ी 21 घटनाएं हुई हैं। पार्टी ने प्रदेश में जंगल राज का आरोप लगाया और कहा कि 1 अगस्त को पार्टी सचिवालय का घेराव करेगी। राजस्थान से लगातार आती खबरें बिगड़ती कानून व्यवस्था और अपराधियों के बुलंद होते हौसले की गवाही है। हालिया मामले राज्य के भीलवाड़ा और अलवर जिले से सामने आए हैं। भीलवाड़ा में हायर सेकेंडरी की एक छात्रा के साथ अराजक तत्वों ने शर्मनाक हरकत की। पहले आरोपियों ने छात्रा की पानी की बोतल में कथित रूप से पेशाब मिलाया और उसके स्कूली बैग में अभद्र रूप से एक पत्र भी रखा। वहीं अलवर में 2 नाबालिग बहनों के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। भीलवाड़ा के लुहारिया गांव की छात्रा ने बताया कि शुक्रवार को जब वो लंच में अपने घर गई, इसी दौरान उसके बैग में रखी पानी की बोतल के साथ छेड़छाड़ की गई और कुछ लड़कों ने उसमें पेशाब मिला दिया। इसके अलावा उन्होंने एक पत्र भी रखा। इसकी शिकायत जब प्रिंसिपल से की गई तो कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। सोमवार को स्कूल खुलने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग करते हुए समुदाय विशेष के मोहल्ले में घुसकर पथराव कर दिया। इस दौरान पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर किया। 28 तारीख को फ्राइडे को ग्राम लोहारिया में एक घटना सामने आई जिसमें एक बच्ची के बॉटल में यूरिन डालने की घटना सामने आई थी। इसकी सूचना प्रशासन तक सुनने को पहुंची और सूचना पहुंचते ही त्वरित कार्रवाई की गई। कुछ बाहर से या कुछ यहाँ पे जो है वो आए और यहाँ पे प्रदर्शन करना शुरू किया बस स्टैंड पे, और दूसरे समुदाय की जो गली है उसमें भी घुसने का प्रयास किया। हमने इनको काफ़ी समझाइश की, काफ़ी एसडीएम साहब मौके पे बता रहे। इसके बाद में जो है हल्का फुल्का जो है वो जो बदमाशी करनी शुरू की तो हल्का फुल्का बल प्रयोग करके इनको यहाँ से हटा दिया। वहीं अलवर में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म का खुलासा हुआ है। लड़कियों के पिता ईंट भट्टे पर मजदूरी करते हैं। एनईबी थाना क्षेत्र के एक फार्म हाउस में काम करने वाले 2 मजदूर सप्पी और सुभान पर नाबालिग बहनों के साथ गैंगरेप करने का आरोप है। करीब 1-1.5 साल से दुष्कर्म किया जा रहा था। फिलहाल 15 वर्षीय लड़की के गर्भवती होने पर घटना उजागर हुई। पुलिस ने फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ये मामला 376D का है, तो तफ्तीश श्रीमान सीओ साहब को दी गई है और इसमें मेडिकल प्रक्रिया चालू कर दी है और मेडिकल रिपोर्ट आना अभी शेष है और आगे का अनुसंधान सीओ साहब द्वारा किया जाएगा। राजस्थान सरकार महिला सुरक्षा मामले पर लगातार सवालों के घेरे में रही है। विपक्षी भाजपा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर इसे लेकर हमलावर भी रही, लेकिन गहलोत के 5 वर्षीय शासन में मुद्दे लगातार सामने आते ही रहे हैं। कल 1 अगस्त को जो राजस्थान का सचिवालय है, मुख्यमंत्री का कार्यालय है, उसका बहुत बड़ा घेराव कल होना है। राजस्थान में महिलाओं पे अत्याचार नंबर 1 पे है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। दलितों पे अत्याचार नंबर 1 पे है तो कहीं राजस्थान में है, और बेरोजगारी नंबर 1 पे है तो वह राजस्थान प्रदेश है। राजस्थान में जंगल राज है, कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं, उनका अनादर एक सभ्य और विकसित होते समाज के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है। कानून के साथ साथ समाज और सियासत में बैठे लोगों को महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी ही होगी। जयपुर ब्यूरो के साथ दिल्ली ब्यूरो। और वहीं बीजेपी के कल के कार्यक्रम के बारे में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है। बेटियों के मान में चलो, गरीबों के उत्थान में चलो, दलित सम्मान में चलो, किसान का दर्द भी सुनो, हुंकार भरो। कांग्रेस के मौजूदा शासन ने जिस प्रकार वीर वीरांगनाओं की भूमि राजस्थान को बदहाली और बदनामी का दलदल बनाकर रख दिया है। जनता जनार्दन उससे जल्द छुटकारा चाहती है। राज्य के कुशासन को उखाड़ फेंकने का जन जन ने जो संकल्प लिया है, उसे भाजपा की इस मुहिम से बहुत बड़ा बल मिलने वाला है। पीएफआई पर एनआईए ने बड़ा कदम उठाते हुए केरल में सबसे बड़े हथियार ट्रेनिंग कैंप को किया जब्त कर लिया है और केरल में प्रतिबंधित संगठन पीएफआई का ये केंद्र 10 हेक्टेयर में फैला हुआ है। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत राज्य में आतंकवाद की आय के रूप में कुर्क की जाने वाली संगठन की 18वीं संपत्ति है। एनआईए पीएफआई की गतिविधियों की लगातार जांच कर रहा है। संगठन से जुड़े 59 लोगों के खिलाफ जांच एजेंसी ने 17 मार्च को चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
और हरियाणा के नूह में एक धार्मिक यात्रा के दौरान पथराव और फायरिंग की घटना के बाद तनाव फैल गया। नूह हिंसा में 2 होमगार्ड की मौत हो गई है, जबकि 2 पुलिस अधिकारी घायल हो गए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान पत्थरबाजी हुई और 30 से अधिक गाड़ियों को जला दिया गया। साथ ही इंटरनेट सेवा भी अस्थायी रूप से बंद कर दी गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सभी लोगों से राज्य में शांति बनाए रखने की अपील की। आजू बाजू के सभी जिलों की फोर्स वहाँ पर पहुँच रही है और हमने केंद्र से भी बात की है। वहाँ से भी एयर ड्रॉप 3 कंपनियाँ हम करने जा रहे हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। हमारा जो प्राइमरी टास्क है, जो हमारा होना चाहिए, वो है कि वहाँ पर शांति की बहाली की जाए। और वहीं मंगलवार पुणे वासियों के लिए कई मामलों में मंगलकारी होने जा रहा है। एक ओर जहां बहुप्रतीक्षित विस्तारित मेट्रो सेवा के 2 मार्गों का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा, वहीं करीब 2000 करोड़ विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि के मौके पर दिया जाने वाला तिलक सम्मान से भी मंगलवार प्रधानमंत्री को नवाजा जाएगा। प्रधानमंत्री मंगलवार दोपहर पुणे में मेट्रो के पहले चरण के 2 गलियारों के पूर्ण हो चुके खंडों पर सेवाओं के उद्घाटन के अवसर पर मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये खंड फुगेवाड़ी स्टेशन से सिविल कोर्ट स्टेशन और गरवारे कॉलेज स्टेशन से रूवी हॉल क्लिनिक स्टेशन तक हैं। प्रधानमंत्री ने 2016 में इन परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी। नए खंड पुणे शहर के महत्वपूर्ण स्थानों जैसे शिवाजी नगर, सिविल कोर्ट, पुणे नगर निगम कार्यालय, पुणे आरटीओ और पुणे रेलवे स्टेशन को जोड़ेंगे। अभी जो सेक्शन ओपन होने वाला है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कल कर रहे हैं, उसमें 2 सेक्शन है। एक तो रूबी हॉल से गरवारे है और दूसरा जो है फुगेवाड़ी से सिविल कोर्ट है। इन दोनों की कंबाइंड लंबाई जो है लगभग 12 किलोमीटर है। मेट्रो ट्रेन की सुविधा मिल जाने से पुणे निवासी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। पर मेट्रो बहुत अच्छा है, सबसे बढ़िया भी दिखता है और बहुत अच्छा भी है और नो प्रॉब्लम है। इंसान जल्दी भी जाएगा जो रूट पे जाने का है। अच्छा हो गया, एकदम मस्त, एकदम नहीं क्या अच्छा लग रहा। थोड़ा पर पुणे में कैसा पहले नहीं था ना, तो अभी अच्छा लग रहा है, एकदम मस्त। पीएम मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकानों का शिलान्यास करेंगे और उन्हें उनके लाभार्थियों को भी सुपुर्द करेंगे। प्रधानमंत्री पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम के तहत अवशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। लगभग 300 करोड़ की लागत से विकसित ये बिजली का उत्पादन करने के लिए सालाना लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन अवशिष्ट का उपयोग करेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री पुणे सिटी पुलिस मुख्यालय में पुणे वासियों को संबोधित भी करेंगे। 6000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास से घर दिए जा रहे हैं, तो उनके चाबी का प्रदान या उनके अलॉटमेंट लेटर उनको देना, ऐसा एक कार्यक्रम है। फिर पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका ने वेस्ट से एनर्जी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया। अब देश में ऐसे वेस्ट, चाहे वो गीला वेस्ट हो या सूखा वेस्ट हो, ये ऐसी प्रॉपर्टी बनेगी। पुणे वासियों के लिए निश्चित तौर से एक गौरवान्वित पल होगा जब उनको ये मेट्रो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सौंपी जाएगी। निश्चित तौर से ये जो कहानी है विकास की और आगे जाएगी और देश को, जो चुनिंदा देश की जो ताकतवर अर्थव्यवस्थाएं हैं पूरी दुनिया की, उसमें भारत को शामिल करने में मददगार साबित होगी। अपनी यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री पुणे के प्रसिद्ध दगड़ू शेठ हलवाई गणपति मंदिर में पूजा अर्चना के बाद करेंगे। महाराष्ट्रियन जो ढोल ताशा पथक है, उससे उनका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद साहब अंदर आएंगे, साहब से हाथ से दगड़ू शेठ गणपति का अभिषेक किया जाएगा। उसके बाद उनकी आरती की जाएंगी, उसके बाद उनका सत्कार होगा। प्रधानमंत्री को पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। लोकमान्य तिलक की विरासत का सम्मान करने के लिए 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा इस पुरस्कार का गठन किया गया था। प्रधानमंत्री इस पुरस्कार के 41वें प्राप्तकर्ता होंगे। इससे पहले ये पुरस्कार डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, प्रणब मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, NR नारायण मूर्ति, डॉक्टर ई श्रीधरन जैसे विख्यात व्यक्तियों को प्रदान किया जा चुका है। यह पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम किया है और जिनके योगदान को केवल उल्लेखनीय और असाधारण रूप में देखा जा सकता है। यह प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर प्रदान किया जाता है।
पुणे से योगेश शीतल और ऋषि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट टीडी न्यूज। और वहीं नई दिल्ली के कृषि भवन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे और मोल्दोवा के उप प्रधानमंत्री एवं कृषि मंत्री व्लादिमीर बोलिया के बीच मंत्री स्तरीय वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच भविष्य में व्यापार को आगे बढ़ाने से जुड़े एक सामूहिक समझौता ज्ञापन को तैयार करने पर सहमति बनी। मोल्दोवा भारत से अपने लिए डिजिटल तकनीकों का हस्तांतरण चाहता है और इसके अलावा भारत मोल्दोवा को खाद्यान्नों का निर्यात भी करेगा, जिसमें मोटे अनाज के उत्पाद भी शामिल हैं। एमओयू हम साइन करना, इसको ड्राफ्ट करना, हम कैसे आयात कर सकते हैं, कैसे निर्यात कर सकते हैं, इसी के बारे में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। भारत से हम ताज़ा सब्जियां, ताज़ा फ्रूट्स, बासमती राइस, मेरीन गुड्स ऐसे वो चाहते हैं उधर भेजने के लिए, इसलिए हम बातचीत किए हैं एंड उसके एक मेमोरेंडम भी तैयार करेंगे, प्रपोजल भी तैयार करेंगे एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज भी आने वाले दिन में हो जाएगा। और बातचीत के दौरान मोल्दोवा के उप प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री व्लादिमीर बोलिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का समर्थन करने का वादा भी किया है। बहुत खुशी का बात है, आने वाले दिन में यूएनओ में सिक्योरिटी काउंसिल का वोटिंग चलेगा, उसी में वादा किया है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, आज वादा किया है सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को वोट डालेंगे, भारत को सपोर्ट करेंगे। ऐसे भी आज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने बताया, हमको बहुत खुशी हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा सभी देशों ने, विश्व का अलग अलग देश भारत को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। ये तो अच्छा एक डेवलपमेंट है। और दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक मदन दास देवी को श्रद्धांजलि देने के लिए कई राजनीतिक हस्तियों का जुटान हुआ। इसमें बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हजारों नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे मदन दास का बीते दिनों बेंगलुरु में 81 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया था। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मदन दास जी 6 दशक तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख प्रचारक रहे। लगातार 6 दशक तक उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में अपनी बहुत ही सफल और सार्थक भूमिका का निर्वाह किया। और मैं यदि कहूं कि मदन दास जी राष्ट्रीय विचारधारा के प्रमुख चिंतक थे, वहीं पर एक समाज सेवक के रूप में भी उन्होंने अपने जीवन में अपनी भूमिका का निर्वाह किया है। और श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मदन दास देवी के जीवन को देश सेवा से ओतप्रोत बताया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि लाखों कार्यकर्ताओं ने उनके जीवन से प्रेरणा ली है। लाखों कार्यकर्ता मदन दास जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के एक जीवन लक्ष्य लेकर के उन्होंने समाज जीवन में अपने आप को लगाया। यह मदन दास जी की खूबी थी। जहाँ तक उनके स्वभाव का सवाल था, वो बहुत ही सरल, बहुत ही सहज, बहुत ही कोमल और अपने लिए बहुत ही कठोर थे। उत्तरी दिल्ली जिला पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले 24 वर्षीय आशु वाजपेयी को गिरफ्तार किया है। आशु सांसदों और विधायकों की ऑनलाइन सूची निकालकर और उनको फोन करके खुद को एक PSU बैंक का वरिष्ठ महाप्रबंधक बताता था और उनके क्षेत्र में नौकरियां दिलवाने का आश्वासन देकर बेरोजगार लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाता था। बाद में वो उन लोगों से नौकरी दिलाने की एवज में फीस के नाम पर उनसे 25 से 30 हजार रुपए की ठगी किया करता था। अब तक लगभग 100 लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना चुका था। जब माननीय सांसदों, विधायकों और पीड़ितों ने इस बात की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई तो पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आशु नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से 6 सिम कार्ड, मोबाइल फोन और डेबिट कार्ड के साथ उसके बैंक खाते से 1,16,000 रुपए बरामद किए।
नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिस तरह से एक बार फिर से ऑनलाइन चीटिंग का मामला सामने आया। क्या कुछ मामला है, इस पर बात करेंगे। सागर साहब, किस तरह का ये पूरा मामला है? ये जो शख्स है आशु वाजपेयी, ये 24 साल का, ये उन्नाव का रहने वाला है। इसने एक नया इसमें लेजिटिमेसी डालने के लिए एक नया मॉडस ऑपरेंडी शुरू किया कि ये एक नकली सिम लेकर उस पर ट्रू कॉलर पे अपने आप को कोई SBI का, कोई अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, इस तरीके से वो नाम भी ये ऑनलाइन ले लेता था कि क्या नाम है उस तरीके से। फिर उसी नाम से ये फ़ोन करता था, जो ऑनलाइन लिस्ट लेता था ऑनरेबल MPs, ऑनरेबल MLAs की, उनके ऑफिस में फ़ोन करके बताता था कि मैं ऐसे सीनियर ऑफिसर हूँ और मेरी इनसे बात करा दीजिए मंत्री जी से, क्योंकि उनके इलाके में, जैसे पर्टिकुलरली हमारे चंपारण है, गोहाना है, या सुल्तानपुरी में उधर रोहिणी इलाका है दिल्ली का, वहाँ तो उनसे ये ऑनरेबल जो हमारे मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव, उनसे बात करता था, उनसे रिक्वेस्ट करता था कि सर अगर आप कृपया करके कोई एलिजिबल कैंडिडेट्स हमारी ये क्वालिफिकेशन से आप देंगे तो इलाके में भी एक अच्छा जाएगा मैसेज। और ये है, और उनकी बातों में क्योंकि प्राइमा फेस ही जेन्युइन लगता है, और क्योंकि मेरिट एग्ज़ाम के चलते ही होगा, सारा एग्जामिनेशन होगा, इंटरव्यू होगी, तो वो रेफ़र उनको किसी अपने वाया मीडिया, वाया चैनल, वाया सोर्स आगे जो MLAs, MPs, ऑनरेबल्स हैं वो कर देते थे। ये उन लोगों को ऑनलाइन ही एक इंटरव्यू, ऑनलाइन एग्ज़ाम के चलते प्रोसेसिंग फ़ी, उनकी एग्ज़ामिनेशन फ़ी के चलते 10-15 हज़ार, 25 हज़ार के तरीके से ठगता था। हमारे जो कंप्लेनेंट हैं सदर बाज़ार के, उनको भी इसने 25 हज़ार रुपये से ठगा है। इससे हमें काफ़ी कुछ बरामद हुआ है। इसके मोबाइल्स, सिम कार्ड्स हैं, और इसके डेबिट कार्ड्स, डेबिट जो कॉपीज़ हैं उसकी, अकाउंट्स की, इवन जो अकाउंट्स हैं वो फ्रीज़ किए हैं। 1,16,000 रुपये उससे भी हमें जो है इसके सीज़ हैं, रिकवर्ड हैं। और भी मनी ट्रेल है, और नेशनल क्राइम जो ये साइबर क्राइम का पोर्टल है उस पर चेक कर रहे हैं हम, और इसके अगर विक्टिम होंगे तो इस पर तफ्तीश जारी है। और केंद्र सरकार PM गति शक्ति योजना से देश की अर्थव्यवस्था को गति देने की कोशिश में है। गति शक्ति योजना का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स पर आने वाले खर्च को कम करना, कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ाना और सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजने में लगने वाले समय को कम करना है। इससे अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। देश के समग्र विकास को तीव्र गति देने के उद्देश्य से अक्टूबर 2021 में PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान NMP की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत एकीकृत आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास, बेहतर व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता, निर्यात को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए आपस में जुड़े और मल्टी मॉडल परिवहन नेटवर्क के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की परिकल्पना की गई है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे, जलमार्ग, दूर संचार आदि जैसे विभिन्न बुनियादी ढांचा क्षेत्र की परियोजनाओं के बीच एकीकरण और तालमेल स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। प्राइम मिनिस्टर्स गति शक्ति मास्टर प्लान फॉर मल्टीमोडल कनेक्टिविटी is the step in the right direction in this regard. It's a tool which helps you on the basis of GIS to optimize and standardize the efforts involved in planning, designing and execution. This not only reduces the cost of projects but also reduces the time delays, the gestation period. PM गति शक्ति पहल के तहत विभिन्न मंत्रालयों, विभागों द्वारा 85 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिन्हें नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप द्वारा देखा गया है। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत लगभग 5.40 लाख करोड़ है। इसके अलावा राज्यों ने PM गति शक्ति के तहत 205 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान की है, जिनकी अनुमानित लागत 5,496 करोड़ रुपए है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों द्वारा बढ़े हुए पूंजीगत व्यय के लिए वित्त मंत्रालय ने 2022-23 के लिए पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के भाग 2 के माध्यम से रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया है।
पीएम गति शक्ति के तहत यदि अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए तो रेलवे से संबंधित परियोजनाओं के तहत पीएम गति शक्ति ढांचे में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रेलवे भूमि के प्रबंधन की नीति पर एक मास्टर परिपत्र जारी किया गया है, जिसमें कार्गो से संबंधित गतिविधियों, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और रेलवे विशेष उपयोग आदि के लिए रेलवे भूमि को पट्टे पर देने के प्रावधान शामिल हैं। संशोधित रेलवे भूमि प्रबंधन नीतियां बुनियादी ढांचे के एकीकृत विकास को सक्षम बनाएंगी। बंदरगाहों और शिपिंग क्षेत्र में पीएम गति शक्ति पहल के तहत अब तक बंदरगाहों और शिपिंग के संबंध में 101 परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिसके कार्यान्वयन के लिए 60,872 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इनमें से 13 परियोजनाओं पर 4,423 करोड़ रुपए का काम पूरा हो चुका है। अगर बात की जाए विद्युत क्षेत्र की तो पीएम गति शक्ति पहल के तहत बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क को 2024-25 तक 4,25,500 सर्किट किलोमीटर से 4,54,200 सर्किट किलोमीटर तक विस्तारित करने की योजना है, जिसके परिणाम स्वरूप अतिरिक्त लाभ होगा। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत प्रस्तावित ट्रांसमिशन परियोजनाओं से देश में पावर सिस्टम नेटवर्क की बेहतर विश्वसनीयता के साथ परियोजनाओं से उत्पादित बिजली मिलने में सुविधा की उम्मीद है। केंद्र सरकार की पीएम गति शक्ति पहल देश को बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सशक्त बनाने की ओर एक कदम है, जिसे विभिन्न क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं के बीच एक समन्वय स्थापित कर देश को विकास की ओर तेजी से बढ़ाया जा सके, ताकि प्रधानमंत्री के मनोरूप देश जल्द से जल्द विश्व की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित हुए भारत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र के शिलान्यास और 3 दिवसीय संस्कृति महोत्सव का शानदार समापन हो गया। समारोह के अंतिम दिन भाग लेने आए सिक्किम के पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद ने कहा कि ये केंद्र भारत की प्राचीन संस्कृति व लोक परंपराओं के संरक्षण व संवर्धन प्रमुख केंद्र बनेगा। देखते हैं ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। हरियाणा के गुरुग्राम में बनने जा रहा भारत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र देश की विभिन्न भाषाओं, लोक कलाओं, लुप्त हो रही सांस्कृतिक गतिविधियों के संरक्षण का बड़ा केंद्र बनेगा। इस केंद्र के शिलान्यास व 3 दिवसीय संस्कृत महोत्सव के समापन कार्यक्रम में पहुंचे सिक्किम के पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद ने कहा कि इस सांस्कृतिक केंद्र के बनने से भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रचार प्रसार के साथ ग्रामीण भारत की समृद्धशाली लोक परंपराओं को नई पहचान मिलेगी। आज जो यहाँ शुरुआत किया गया भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना, जिसमें इस बात का ध्यान में रखा गया कि हमारी प्राचीन पद्धति, प्राचीन तौर तरीका, प्राचीन कला कौशल, इन सबों में हम कितने आगे थे और किन कारणों से हम पिछड़ गए, फिर से हम उसे अपने कैसे प्राप्त करें, इसके लिए आज ये आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद पुष्कर स्थित निर्मल धाम के स्वामी रामेश्वरानंद महाराज ने कहा कि भारत की सदियों पुरानी संस्कृति के यशोगान के लिए इस तरह के सांस्कृतिक केंद्र बनाना जरूरी है। ये भारतीय संस्कृति का एक ऐसा केंद्र होगा जिसमें भारत के सारे आयामों को, जो आज भारत है, इस भारत की कल्पना ने, जो अखंड भारत था, जो हमारी प्राचीन संस्कृति थी, उसको जो पश्चिमी काले बादल ढका हुआ है, उस बादलों को अब ये पूरा छिन्न भिन्न करके नई संस्कृति का उत्प्रोत होगा, ये केंद्र बनेगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र के मुख्य संयोजक डॉक्टर अमित जैन ने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 1500 वर्ग जमीन पर बनने जा रहा भारत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र देश की गौरवशाली संस्कृति का ध्वजवाहक बनेगा। भारत की जो संस्कृति है और संस्कृति में जो बारीक चीज़ें हैं, जो भारतीय विधाएं हैं जो लुप्त हो रही हैं, उनको हम संरक्षित और संवर्धित करने के लिए यहाँ सिंसियर होकर के काम करेंगे। सभी भारतीय भाषाओं को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, उसमें अनुवाद के लिए और प्रकाशन के लिए, ये 4 प्रकार के बिंदुओं पर ये भारतीय भाषाओं का केंद्र काम करेगा। इंटरनेशनल दिव्य परिवार सोसाइटी एवं चाणक्य वार्ता परिवार द्वारा अनुमानित 25 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र में देश विदेश की भाषा और संस्कृतियों पर अध्ययन व शोध के अलावा प्राचीन विधाओं के संरक्षण, संवर्धन और प्रदर्शन की बेहतरीन व्यवस्था रहेगी।
हरियाणा के गुरुग्राम में बन रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र के बनने से एक और जहाँ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण भारत की लोक कला, मान्यताएं और संस्कृति के प्रचार प्रसार होने से एग्रो टूरिज्म के जरिए वहां रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावनाएं भी बढ़ेगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन अजय और राणा के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, गुरुग्राम। और G20 के ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 का 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन आज जयपुर में संपन्न हो गया। समापन समारोह में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और माता अमृतानंदमयी अम्मा उपस्थित रहीं। समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्रा ने कहा कि अमृतकाल की चुनौतियों का सामना करके हम विकसित भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमने G20 और इस छत्रछाया में C20 को राष्ट्र उत्सव के रूप में अपनाते हुए इसकी भव्य तैयारियां की। देश के कोने कोने में इसके तहत बृहद स्तर पर आयोजन हो रहे हैं। अलग अलग विषयों की बनी समितियां महत्वपूर्ण सुझावों के साथ अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। इससे भविष्य की देश की विश्व की सुनहरी विकास राहों को प्रशस्त किया जा रहा है। और कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सभी संस्कृतियों को साथ लेकर प्राकृतिक संसाधनों के संयमित और न्याय संगत उपयोग के लिए नीतियां बनाए जाने पर बल दिया। We saw the medical fraternity, we saw scientists, we saw civil society and industry all working together to combat this. And today India manufactures a lot of things, especially healthcare equipment, where a few years ago we were actually importing them. So actually, adversity does bring out the best in us when we are able to face it head on. So while on the topic of the pandemic, I would also like to underline something here. We need to bear in mind that this disease that was in some ways a warning by Mother Nature. Margaret Mead, who's a major anthropologist, said in the race for physical comfort. और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।